अमीर गरीब बहन। सीता एक 15 साल की लड़की और रेखा 13 साल की लड़की थी। उनके पिता का देहांत हो गया था और वो अपनी माँ सीमा के साथ रहते थे। जवान बेटी थी, इसलिए सीमा खुद ही फैक्ट्री में काम करके घर का गुजर बसर करती थी। सीता को मॉडल बनना था। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वहीं रेखा बहुत ही सीधी साधी और सिंपल रहने वाली लड़की थी। क्या रेखा हमेशा ना ये सलवार सूट में रहती है? थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ठीक कर ले। तुझे पता है, कपड़ों से ना लोगों का स्टैंडर्ड पता चल जाता है। बहन जी बनकर रहती है तू तो हमेशा। मुझे सिंपल सादा रहना ही पसंद है दीदी। शॉर्ट्स पहना कर मेरी तरह। मुझे शॉर्ट्स पहनकर अपना अंग प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है। देख, इन्हीं बातों से ना एक दिन मैं बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी और तुम लोग है ना मुझे देखते रह जाओगे। दीदी जमीन पर आ जाओ। दिन में ख्वाब देखने ना अच्छी बात नहीं होती। तू तो हमेशा ही मुझसे जलती रहती है। दीदी, हमारी माँ फैक्ट्री में काम करके हमें पाल रही है। हमें उनका साथ देना चाहिए। तुम उनके पैसों को इस तरह उड़ा देती हो, ये अच्छी बात नहीं है। देख रेखा, तू मुझसे छोटी है और मम्मी की तरह ना प्रवचन देना शुरू मत कर। मुझे ना मम्मी की बातें पहले ही सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब रहता है। और अभी तो तुम्हें ये सारी चीजें मेरी अच्छी नहीं लग रही है ना? लेकिन एक दिन देखना, मैं बहुत अच्छी मॉडल बनूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की थी। सीता रेखा की बातों को समझती नहीं है और वो अपनी माँ और रेखा दोनों से चिढ़ती है, क्योंकि दोनों उसकी मॉडलिंग के सपने के सामने आ रहे थे और वो दोनों उसके पहनावे को पसंद भी नहीं करते थे। एक दिन की बात है। तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या करते। अब मैं ही अपनी और उनकी जिम्मेदारी निभाऊंगी। सीता, तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक लड़का देखा है। क्या? माँ, दीदी की शादी करनी है? वाह, बहुत मजा आएगा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मुझे पहले ना मॉडल बनना है। अपनी आंखों को चूल्हे के धुएं में नहीं झोंकना मुझे। ये क्या बात हुई भला? आजकल रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा, और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आगे तक इंतजार कर लें। एक रिश्ता आया है और वो कल तुझे देखने आ रहे हैं। आप ये तो बताइए कि लड़का कमाता कितना है, मेरे लेवल का है भी या नहीं? मैं किस बिना पर उससे शादी कर लूं? वो एक अध्यापक है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। बहुत ही सिंपल लड़का है। कल तुझे देखने के लिए आ रहा है। उसके सामने शॉर्ट्स पहन के मत बैठ जाना। मेरी साड़ी रखी है, उसे पहन कर आना। लो, हो गए मेरे सपने तो पूरे। सीता बेमन से माँ की दी हुई साड़ी को पहनती है और उसे साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, इसलिए उसने रेखा की मदद ली और पुनीत नाम का लड़का उसको देखने के लिए आता है। पर सीता से पहले रेखा पानी लेकर आती है। पुनीत को उसकी सादगी देखकर बहुत खुशी होती है और पुनीत उसी को शादी वाली लड़की समझ बैठता है। पर बाद में पता चलता है कि लड़की तो सीता है। सीता को साड़ी में देखकर और उसके रंग रूप से पुनीत के माता पिता रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। अगले महीने शादी की तारीख तय हो जाती है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दुल्हे राजा। मुझे तो लड़का ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर माँ, तू ना मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। दीदी, माँ की इज्जत का सवाल है, शादी कर लो। माँ जितना कर सकती है वो उतना हमारे लिए कर रही है। हमें उनका एहसान मानना चाहिए। शादी का दिन आ जाता है। सीता शादी के जोड़े में तैयार बैठी होती है। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन पे बात कर रही थी। क्या आकाश, मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है और ये आखिरी मौका है। पर मैं कैसे आ सकती हूँ? आज तो मेरी शादी है। जब सीता आकाश का नाम के लड़के से बात कर रही थी तो रेखा उसकी बात सुन लेती है। रेखा को अपनी बातों में उलझाकर सीता उसको अपना जोड़ा पहनाकर वहाँ से भाग जाती है। सीता की जगह रेखा की शादी पुनीत से हो जाती है। जब पुनीत को इस बात का पता चलता है तो रेखा सोचती है कि वो बहुत गुस्सा होगा, पर पुनीत तो बहुत खुश होता है। सच मानो तो मैं तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। पर मैंने तुम्हारे घर वालों के सामने कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा हुआ तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं अमीर तो नहीं हूँ, पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगा और तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ दूंगा। पुनीत रेखा के साथ अपनी विवाहित जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा था। वहीं सीता ने एक मॉडलिंग का कॉन्टेस्ट जीत लिया था और वो रेखा के घर आती है। तुम इतनी छोटे से घर में रहती हो,
मेरा तो इतना बड़ा ना बाथरूम है। अच्छा हुआ मैंने इस टीचर से शादी नहीं की, क्योंकि मैं तो अमीर बनना चाहती थी और मेरा सपना भी पूरा हो गया। सीता रेखा की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है, जो कि पुनीत देख लेता है। अगले महीने पुनीत को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाता है और उसकी फोटो अखबार में छपती है, जिसे देखकर रेखा बहुत खुश होती है। आज मुझे ये अवार्ड मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, पर इसके साथ साथ मैं तुमसे एक उपहार चाहता हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हें पेंटिंग का बहुत शौक था और मैं चाहता हूँ कि तुम उस शौक को दोबारा से पूरा करो। मेरे स्कूल में पेंटिंग का एग्जीबिशन लगने वाला है और तुम उसमें कुछ अच्छी सी पेंटिंग लगाओ। पुनीत के कहने पर रेखा बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती है और उन्हें एग्जीबिशन में लगाती है, जहां पर उसकी पेंटिंग बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। ये देखकर रेखा और पुनीत बहुत खुश होते हैं और रेखा अपने इस काम को और बढ़ा लेती है। पूरे शहर में रेखा की पेंटिंग्स जो हैं वो फेमस हो जाती हैं और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक लड़की से टकरा गई। वो भागकर बाहर आकर देखती है, अरे सीता, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? एक दिन मैं तुम्हारे घर गई थी और तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज मैं खुद ही गरीब हो गई हूँ। वो कैसे? दरअसल बात यह है कि पहली बार तो मैं कंपटीशन जीत गई थी। आकाश ने मुझे धोखा दिया और कुछ दिन तो वो मेरे साथ रहा, पर जब मैं अच्छी पोजीशन पर पहुंच गई तो उसने मेरा सारा पैसा ले लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहीं पर भी किसी ने कोई आश्रय नहीं दिया। मैं रोड पर आ गई हूँ और आज मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। भीख मांग रही थी और तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही कोई सहारा है। इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। मुझे माफ कर दो बहन, मैं पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी। ऐसा नहीं कहते बहन, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। चलो मेरे साथ, अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करना। सीता ने रेखा को गले लगाया। सीता की आंखों में से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। पुनीत ने उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलाई, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और एक कामयाब इंसान बन गई। किसी ने सच ही कहा है, नशा कैसा भी हो अच्छा नहीं होता, चाहे वो पैसों का ही क्यों ना हो। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। जुए वाली बेटी। ये देखो जू। छी, ये कितनी गंदी है। मैडम, इस लड़की को यहाँ से भेज दो और अब हम इसके साथ कभी नहीं बैठेंगे, वरना ये हमारे सिर में भी जू कर देगी। शांत रहो सब, अपनी सीट पर जाओ। ये कहानी है सीतापुर के गांव की, जहां माया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। माया अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। वो अपनी क्लास की टॉपर थी, जिस कारण उसकी क्लास की लड़की शिखा, जो क्लास की सेकंड टॉपर थी, वो माया से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। दूसरी तरफ शिखा एक अमीर घर से थी और माया गरीब घर की बेटी थी, तो वो हमेशा उसे नीचा दिखाने में लगी रहती थी। एक दिन शिखा अपने दोस्तों से कहती है, पता नहीं हमारे इतने अच्छे स्कूल में ये गरीब लोग क्यों आ जाते हैं। इनकी वजह से ना हमारा स्टैंडर्ड भी खराब हो जाता है। शिखा, तुम सही बोलती हो। इसके कपड़ों को तो देखो, ऐसा लगता है धोती भी नहीं है। कितनी गंदी बदबू आती है। तभी शिखा की एक दोस्त उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, शिखा, तुम माया से इसलिए चिढ़ती हो ना क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आती है और तुम इतनी मेहनत करके भी उससे पीछे ही रह जाती हो। ओह शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं इस गरीब से चिढ़ूंगी? ये है ही क्या मेरे सामने, और मेरे नंबर ना सिर्फ 4 ही कम थे, वरना इस बार मैं ही फर्स्ट आती। जो भी हो यार, पर आती तो तुम सेकंड ही हो ना। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगी और इसके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कोई इससे बात नहीं करेगा। अगले दिन माया स्कूल के कॉरिडोर से जा रही थी। तभी शिखा ने तुरंत ही अपना पैर उसके पैर में उलझाकर उसको बहुत तेज से गिरा दिया। बहुत तेज गिरने के कारण माया को बहुत चोट लग गई। उसके घुटनों से खून निकलने लगा और वो रोने लगी। तभी उसकी क्लास टीचर वहां आ जाती है।
ओ माय गॉड माया बेटा, तुम कैसे गिर गई? इतनी चोट कैसे लग गई? उठो उठो, चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम में लेकर चलती हूँ। टीचर माया को मेडिकल रूम में लेकर जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। साथ ही उससे पूछती है, बेटा माया, मैंने आपके पास शिखा को खड़े देखा था, क्या उसने आपको गिराया था? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल मत घबराना, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। माया सजा का नाम सुनकर डर जाती है और वो टीचर को कुछ नहीं बोलती। नो नो टीचर, उसने कुछ नहीं किया, मेरी ही गलती थी। ओके बेटा, घर जाओ और आराम करो। माया स्कूल से पैदल ही घर की तरफ चलने लगती है और अब वो सोचते सोचते रोने लगती है और खुद से बोलती है, ये शिखा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आज उसके कारण मुझे इतनी चोट लग गई। माया रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है और वो अपनी माँ को बोलती है, मम्मी, शिखा ने आज मुझे फिर से परेशान किया। पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है। देखो आज उसके कारण मुझे कितनी चोट लग गई। हे भगवान, इतनी चोट? बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मम्मी, सब सही है। मुझे ना वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। कुछ लोग होते हैं जो बेवजह ही आपसे चिढ़ते हैं और आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पर तुम इन सब चीजों को इग्नोर करो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी, मैं कैसे इग्नोर कर दूं? वो हमेशा मुझे परेशान करती है। बेटा तुम ज्यादा मत सोचो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अगले दिन माया की क्लास की टीचर को सब पता चल जाता है तो टीचर शिखा को बहुत ज्यादा डांटती है। शिखा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? इतनी छोटी सी उम्र में किसी को चोट पहुंचा रही हो। माया से कुछ सीखो। इससे मैंने कल पूछा था पर इसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। अगर आज के बाद तुमने माया को परेशान किया ना तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल दूंगी। सॉरी मैम, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शिखा माफी तो मांग लेती है मगर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, अब मैं माया को किसी और तरीके से परेशान करूंगी जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। तभी शिखा की नजर उसकी दोस्त रिया के सर पर पड़ती है। रिया के सर में बहुत सारी जूं चल रही थी। माया उससे कोसों दूर बैठी थी। क्योंकि माया को जूं से बहुत नफरत थी तो शिखा को एक तरकीब सूझती है। मिल गया रास्ता, अब माया को अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर शिखा माया से माफी मांगने के बहाने उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। माया, मुझे ना माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं शिखा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शिखा तभी माया के सिर में 2 जूं छोड़ देती है। घर जाकर माया पागलों की तरह सर खुजलाने लगती है। अरे, आज मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? समझ नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है डैंड्रफ हो गया होगा। चलो सिर धो लेती हूँ। माया सिर धो लेती है मगर रात में भी उसके सिर में बहुत खुजली होती है। अगले दिन उसके सिर में जूं ऊपर ही चलती हुई दिखाई देने लगी। माया अपने बाल बना रही थी तभी कंघे में जूं आ जाती है। माया तुरंत अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी, देखना ये जूं मेरे सर में कहाँ से आ गई? मैं तो अपने बालों का इतना ख्याल रखती हूँ और सर को हफ्ते में 2 बार धोती हूँ, फिर ये सब कैसे हो गया? हाँ बेटा, पता नहीं तेरे सर में जूं कहाँ से आ गई। तेरा सर तो बिल्कुल साफ रहता है। चल मैं कुछ करती हूँ। फिर उसकी मम्मी मेडिकल शैम्पू लगाकर और कुछ देसी नुस्खे लगाकर उसका सिर साफ कर देती है। मगर शिखा अगले दिन फिर से उसके सिर में 2 जूं डाल देती है। रोज रोज ऐसे ही चलता रहा। अब माया के सिर में बहुत सारी अनगिनत जूं चलने लगी। मम्मी, पता नहीं कहाँ से ये जूं मेरे सिर में आ रही है। बेटा ये बताओ, क्या तुम्हारी क्लास में किसी लड़की के सिर में जूं है? हाँ मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़की रिया है, उसके सिर में ना बहुत सारी जूं है। कहीं उससे तो मुझे नहीं आ गई। पर बेटा तुम तो कह रही थी कि रिया तुमसे बहुत दूर बैठती है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मम्मी, मैं तो उससे बहुत ज्यादा दूर रहती हूँ।
लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से शिखा मेरे पीछे बैठ रही है और अब वो अच्छी भी बन गई है। चल ठीक है, मैं इनको फिर से निकाल देती हूँ। माया की मम्मी उसकी थोड़ी जू निकाल देती है, मगर अब उसके सिर में जू इतनी थी कि एक दिन में उन सबको निकालना आसान नहीं था। अब माया ध्यान से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि शिखा क्लास में फर्स्ट आ गई। अगले दिन टीचर सभी बच्चों को अपने डेस्क के आसपास खड़ा कर लेती है ताकि उन्हें ड्राइंग सिखा सके। सारे बच्चे टीचर के डेस्क के आसपास खड़े थे। तभी माया के सिर से जू टीचर की टेबल पर गिर जाती है। सब बच्चे ये देखकर उसका बहुत मजाक बनाते हैं। ये देखो जू, छी ये कितनी गंदी है, जू माता कहीं की। मैडम इस लड़की को यहाँ से भेज दो और अब हम इसके साथ कभी नहीं बैठेंगे, वरना ये हमारे सिर में भी जू कर देगी। जू वाली लड़की, जू वाली लड़की। शांत शांत रहो सब और अपनी अपनी सीट पर जाओ। और माया बेटा, ये सब क्या है? आपने अपनी मम्मी को बोला कि तुम्हारे सिर से जू साफ कर दे, ये गंदगी अच्छी नहीं है बेटा। अब माया बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। तब वो अपनी एक दोस्त को क्लास के बाहर खड़ा कर देती है और कहती है, बहन तू बस 1 मिनट के लिए क्लास के बाहर खड़ी हो जा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ऐसा कौन कर रहा है, कौन मेरे सिर में जू डाल रहा है। मेरी मम्मी रोज जू निकालती है पर अगले दिन फिर से हो जाती है। उसकी दोस्त बाहर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि शिखा माया की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और उसके सिर में कुछ डाल रही थी। तभी माया की दोस्त माया को सारी बात बता देती है। बहन ये सारी जू ना तेरे सिर में शिखा डाल रही है, वो रिया के सिर से जू उठाकर तेरे सिर में डालती है, जिस वजह से तेरा मजाक बनता है और तू क्लास की सबसे गंदी लड़की बन गई। फिर माया ने तुरंत सारी बात अपनी टीचर को बताई और टीचर ने शिखा को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। और अब माया फिर से पढ़ाई में ध्यान देने लगी और उसकी मम्मी फिर से उसके सिर से सारी जू खत्म कर देती है। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही स्टोरीज का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।